सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसबीआईएल का पार्ट बी, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेबर लॉ, या फिर कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर लॉ। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ना दोस्तों, ये है तुम्हारा सिलेबस, और यहाँ से तुम्हारा पार्ट बी चालू हो जाता है, यहाँ से पार्ट बी तुम्हारा चालू हो जाता है। ठीक है, ये सबको पता है। आज हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। ये तुम्हारा फाउंडेशन रहेगा तुमको पूरा का पूरा लेबर लॉ समझने के लिए। अंडरस्टूड? लेबर लॉ में बहुत कुछ आता है। अंडरस्टूड? वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या है नहीं है, सब कुछ देखेंगे। अब फटाफट हम लोग जाते हैं चैप्टर के टूवर्ड्स। ओके, तो चैप्टर के टूवर्ड्स हम लोग चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। ओके, सबसे पहली बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। अगर अपने को कॉन्स्टिट्यूशन करना होता तो हम लोगों ने जेल में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया होता। यहाँ पे लेबर लॉ जो है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या सेंस बनता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, ये है क्वेश्चन मार्क कि हम लोग लेबर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। लेबर लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी दिमाग में रखते हुए अपने को लेबर लॉ पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात यह है लेबर लॉ है क्या। लेबर लॉ का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ भी लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। ठीक है, मेल, फीमेल, चाइल्ड, अडोलेसेंट, ठीक, ओल्ड, यंग, ठीक, डे, नाइट, मिनिमम वेज, मैक्सिमम, समझ में आ रहा है। फिर तुम्हारा लीव वगैरह, कितना लीव ले सकते हैं वगैरह, ये सब क्या है, ये सब किसके भलाई के लिए है बताओ। ये सब किसके भलाई के लिए है? जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई उसके भलाई के लिए है, प्लस एम्प्लॉयर के भलाई के लिए भी है। तो लेबर लॉ सिर्फ एम्प्लॉई के लिए नहीं होता है, एम्प्लॉयर के लिए भी होता है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है, दोनों के हित के लिए है ये, दोनों के हित के लिए ये बनाया गया है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अब ये जो लॉ है, मतलब ये जो लेबर लॉ में जो कुछ भी प्रोविजंस वगैरह है, नियम कानून बनाया है, वो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखते हुए बनाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखते हुए तुमको ये सारे नियम कानून बनाना है। ये था लॉ मेकर्स का चैलेंज। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने को बेसिक फंडामेंटल हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने को फ्रेमवर्क दे देता है कि ह्यूमन बीइंग के भलाई के लिए, इंडियन सिटीजन्स के भलाई के लिए, ह्यूमन बीइंग के भलाई के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या कर सकते नहीं कर सकते। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं किसी फीमेल के लिए अगर कोई लॉ बनाना चाहूं, तो क्या मैं अपने मर्जी के हिसाब से लॉ बना सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि फीमेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डे में काम करेंगे, नाइट में नहीं काम कर सकते? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि फीमेल्स जो है वो सिर्फ 9 to 3 काम करेंगे, इसके नीचे जो है वो काम नहीं कर सकते? ये फीमेल्स के लिए अच्छा है, फीमेल्स के लिए अच्छा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयर इनको पे जो है वो घटा देगा, क्योंकि ये लेस नंबर ऑफ आवर्स जो है काम करे। तो फीमेल कहती है हमारा इक्वलिटी कहाँ गया बेटा, हम तो इक्वल है, मेल फीमेल सब इक्वल है, तो अपने को ये टाइम बाउंड क्यों है कि 9 से 3 ही काम कर सकते, 3 बजे के बाद हम लोग काम नहीं कर सकते? तो ये इक्वालिटी जो है ये कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने को फीमेल के रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाना है, लेबर का वेजेस के लिए अगर मेरे को कोई लॉ बनाना है, तो इनके लिए अगर लॉ बनाना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बिठा के उसके बाद अपने को लॉ बनाना है। तो अपने को कोई भी लॉ अगर बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? हाँ जी बताओ। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये तुम्हारा बेसिक फ्रेमवर्क डेवलप कर देता है फॉर द मेकिंग ऑफ द लेबर लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिमाग में रखते हुए हम लोग लेबर क्या बनाएंगे?
लॉज बनाएंगे, लेबर लॉस लिख लो या फिर लेबर पॉलिसीज लिखते हैं हम लोग, लेबर पॉलिसीज बनाएंगे हम लोग। फिर लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर का कंप्लायंस, एम्प्लॉयर जो है वो कंप्लाई करेगा। एम्प्लॉयर का कंप्लायंस का मतलब होता है ये कौन लागू करेगा, एम्प्लॉयर लागू करेगा अपने ही स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। तो ये सब करने के लिए ना सबसे ऊपर जो बाप बैठा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। कैसे कि सर एग्जांपल दो ना लॉ के। लॉ बनाता है जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक। फिर ईएसआई एक्ट, फिर फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे जब लॉ बनते हैं ना तो उनको सबसे पहले कंफर्म करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही तो बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो जाके लॉ नहीं बन रहा है ना, वही चीज उनको कंफर्म करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगर पकड़ लो बना दे हम लोग ऐसा लॉ, अगर हम लोग बना दे कि वुमेन्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद तुम फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, वुमेन्स जो है शादी के बाद फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, इस प्रकार का अगर लॉ बनाया कि ये जो वुमेन है वो आफ्टर मैरिज, आफ्टर फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ पे इक्वालिटी है? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मना करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस प्रकार का अंधाधुन लॉ तुम नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? कलर, ऑल दिस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है इन प्रकार के अंधाधुन लॉस को बनाने से, ठीक है। कोई नहीं बना सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तुम वॉइड नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ चुका है? ओके। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि ये JIGL के चैप्टर में हम लोगों ने कर रखा है, तो इस चैप्टर में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिक सारे वो तुमने JIGL में कंप्लीट कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे तुमको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मैं तुमको सिखाऊंगा, ठीक। और यही तुम्हारा फंडामेंटल रहेगा, एकदम बेसिक रहेगा चीज़। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि तुमको बता सकता है कि ये कंडीशन है, ये लॉ बना है, बताओ ये लीगल है नहीं लीगल है, क्या कर सकते नहीं कर सकते, केस स्टडी पूछ लेगा। तुमको ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके समझना होगा कि कौन से आर्टिकल्स को वॉइड कर रहा है, कौन से आर्टिकल को वॉइड नहीं कर रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि नहीं इस प्रकार का लेबर लॉ जो है बनाने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह जो है ना एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वही तुमको यहाँ पे पढ़ना है, सीखना है। समझ में आ रहा है? ओके। कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रिनिटी होता है, ट्रिनिटी क्या बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन का 3 मेजर पार्ट है। पहला क्या है बताओ? प्रीएम्बल। दूसरा क्या है बताओ? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फिर तीसरा है डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंडामेंटल्स, प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल क्या कहता है अपने को? मैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तुमको फिर से करा रहा हूँ। प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल कहता है कि दोस्तों, प्रीएम्बल एक आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। प्रीएम्बल में एक लिखा ये है कि बेटा हमारा जो इंडिया है ये एक सॉवरियन
एक सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, क्या बताओ, सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एंड प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस किस प्रकार का प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करता है ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, डिग्निटी, ये सब प्रॉमिस करता है हमारा प्रियम्बल। तो ये जो है ना एक क्रक्स होता है कि तुम्हारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, किस बारे में है ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल अपने को बताता है। फंडामेंटल राइट अपने को अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाता है। क्या बताओ, फंडामेंटल राइट्स जो है अपने को अनफेयर ट्रीटमेंट से बचाता है, ठीक है। सेव अस फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। और ये पूरे राइट्स जो है ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल रहता है। कोर्ट में तुम जा सकते हो तुम्हारे फंडामेंटल राइट को अगर हैम्पर हुआ तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक प्रकार का गाइडलाइन है, ये हमेशा गाइडलाइन रहेगा। GUID, गाइडलाइन। गाइडलाइन है स्टेट को गाइड करने के लिए, क्योंकि आज पकड़ ले तूने इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया और तेरे को पता नहीं कि स्टेट चलता कैसे है, स्टेट में नियम कानून किस प्रकार से बनाए, तो तुमको पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब तुम पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा अच्छा स्टेट को इस मैटर में देखना होता है, इन मैटर में काम करना होता है, ठीक है। लिविंग वेजेस के बारे में, वेलफेयर, स्टेट का वेलफेयर, वर्किंग पार्टिसिपेशन, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, ये सब कुछ मैं ये रिलेट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द लेबर लॉ, याद रखना, ठीक है। तो ये सब जो है गाइडलाइन स्टेट को दिया जाता है, क्योंकि ये जो लेबर लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बैठ के नहीं बनाता, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा स्टेट, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर सेंट्रल के पास है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ज़्यादातर तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि तुमको पता है बेटा 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। एक लिस्ट होता है तुम्हारा स्टेट लिस्ट, एक प्रकार के लिस्ट होता है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एंड यूनियन जो सेंटर है वो दोनों मिला के रूल्स बनाते हैं, यूनियन में सिर्फ यूनियन एंड स्टेट में सिर्फ स्टेट रूल्स बनाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मिल के चलेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए होता है नॉर्मली, कि कैसे तुम सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेबर लॉ अगर मैं बताऊं तो स्टेट जब भी कोई लॉ बनाएगा या फिर सेंटर कोई भी लॉ बनाएगा तो उसको किस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे तुम पढ़ोगे इस चीज को तुमको पता चलेगा कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत फर्क है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US UK कह लो, ठीक है। ये फर्क ये है कि हमेशा याद रखना डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है ना एकदम मिनिमल कंट्रोल रखता है लेबर लॉ के ऊपर, वो पूरा का पूरा अपने सिस्टम को दे देते हैं। मतलब हाँ रूल्स बनाते हैं, लेबर लॉ के लिए भी रूल्स बनाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज कह रहा हूँ मैं, सॉरी उल्टा है, सुनो अच्छे से सुनो। डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना एकदम मिनिमम पार्टिसिपेशन करता है, पार्टिसिपेशन किसके लिए? लेबर लॉ के लिए, लेबर लॉ के लिए। क्यों मिनिमम पार्टिसिपेशन? यहाँ पे मिनिमम पार्टिसिपेशन है सेंटर का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम पार्टिसिपेशन रहता है डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन जैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे सेंटर का या फिर गवर्नमेंट का, सेंटर यानी से सिर्फ सेंटर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहता है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन होता है, सब लोग बराबर नहीं होता, एवरीबडी डज नॉट गेट इक्वल पे, सब लोग एक बराबर नहीं है अभी भी। ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में सब एक बराबर रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर तुमको गरीब देखने को नहीं मिलेगा। यही एक प्रकार का फिलॉसफी है, लेकिन इसके बाहर जाके इकोनॉमिक्स को अगर तुम देखो तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी गरीब अमीर है, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट प्रकार का इक्वालिटी वहाँ पे देखने को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में तुम देखोगे अभी भी ब्रिज के नीचे बहुत सारे बंदे जो है सोते हैं, ब्रिज के नीचे खाते हैं, ब्रिज के नीचे घर नहीं है, कपड़े नहीं है। तो इस प्रकार का जो
क्राइसिस है ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है, वरना जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं ना वो क्या करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको लेबर जो है उनको लेबर की तरह लेकर जाएंगे, 200 रुपये देंगे, सारा दिन काम करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसलिए लेबर लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में अगर तुम देखो तो वहाँ पे मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है, ये वर्कर एंड एम्प्लॉय के बीच में रहता है इन डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा हमेशा लार्ज लेबर फोर्स, जहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा नीड है। किनको नीड है? ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया को नीड है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्या ये समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या रेगुलेट करता है? अपनी गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या रेगुलेट करता है बताओ, क्या क्या रेगुलेशन होता है बता दो फटाफट। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं दोस्त। तो गवर्नमेंट जो है ना इन डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट क्या करता है? रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करता है दोस्तों? वेजेस। क्यों रेगुलेट करता है वेजेस? छोड़ दो ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय देख लेगा। सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं देख सकता क्योंकि एम्प्लॉयर महा रिच है एंड एम्प्लॉई जो है वो महा गरीब है। समझ में यार, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो वो गरीब जो है अपना पेट पालने के लिए अपने आप को एक्सप्लॉइट करता रहेगा और एम्प्लॉयर जो है वो भी एक्सप्लॉइट करेगा उसको। इसलिए मिनिमम वेज बहुत दरकार है कि कितना मिनिमम वेज तुम अगर किसी को काम करवा रहे हो तो तुमको देना ही देना है, ये सारा चीज़। ठीक, उसके बाद तुम्हारा है वर्किंग आवर्स। वर्किंग, तो एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे कैसे होता है दोस्तों? एक्सप्लॉइटेशन इस प्रकार से होता है कि तुमको 18-18 घंटे काम कराएंगे, 15-18 घंटे काम कराएंगे, ठीक है, और तुमको तनख्वाह कितना देंगे? 800 रुपये, और 18 घंटे काम करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए वर्किंग आवर्स जो है, रेस्ट कितना मिलना चाहिए, क्लीनलीनेस कितना होना चाहिए, सब गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो जाए तो वो भी गवर्नमेंट रेगुलेट करता है कि कैसे तुम इस डिस्प्यूट को सॉल्व करोगे। लेबर के वेलफेयर के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए जो है, लेबर वेलफेयर के लिए जो है ये सब कुछ होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज वाई इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव लेबर क्या बताओ, लेजिस्लेशन। ठीक है, इंडिया का जो लेबर लेजिस्लेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइज। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? अब समझना इस चीज को। देखो, अपने को पता है स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एंड कॉनकरेंट लिस्ट है। ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट है। क्या हर स्टेट सेम है? क्या बैंगलोर एंड कोलकाता, ठीक है, क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? आंसर है नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज्यादा अमीर भी है एंड बहुत ज्यादा गरीब भी है। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो इक्वालिटी के इक्वल एजुकेशन नहीं है। जो गरीब है वो गरीब है, अभी भी फार्मिंग वगैरह कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि फार्मिंग करना गरीब होता है, ये वाला चीज़ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये कि अपने पेट पालने के लिए वो लोग लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। बैंगलोर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आईटी हब है, आईटी हब बन चुका है। बैंगलोर इसलिए बना क्योंकि कलकत्ता प्रॉपर कलकत्ता नहीं बन पाया ड्यू टू द गवर्नमेंट, ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बात का बात है, ये पॉलिटिक्स है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। अब सिंपल चीज़ ये बताओ, क्या बैंगलोर जो है एंड कलकत्ता का जो सिटी है, क्या ये दोनों इक्वल है? आंसर है नहीं, इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या सेंटर, मतलब क्या कलकत्ता जैसे बहुत सारे स्टेट्स है? हाँ है सर, असम है, नागालैंड है, ठीक, कलकत्ता जैसे। समझ में आ रहा है? वेस्ट बंगाल जैसे, नागालैंड है, मणिपुर है। तो हर एक लोकेलिटी का हर एक अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं।
ठीक है। और कौन सा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा उस प्रॉब्लम को समझ पाएगा, क्या सेंट्रल या फिर स्टेट? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा समझ पाएगा उस प्रॉब्लम को, सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट समझ पाएगा उस प्रॉब्लम को, ठीक। तो इसलिए क्या कहा गया है कि ये जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ के अंदर जितने भी एक्ट्स वगैरह है, वो मोस्ट ऑफ द एक्ट्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्यों? ना तो पूरा स्टेट में के पास कंट्रोल है, ना तो पूरा यूनियन के पास कंट्रोल है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द लॉ जो है, मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतलब सेंटर प्लस स्टेट मिलके लॉ बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? बताओ फटाफट। हाँ जी, ठीक है। तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन लेबर लॉ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने तुमको बताया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कहाँ गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस, ईएसआई, फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, ट्रेड यूनियन, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो मैंने बता ही दिया है। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, अच्छा। अब एक चीज समझना, स्टेट के पास एक मेजर पावर क्या है, यहाँ पे दिमाग में रखना इन सारी चीजों को। स्टेट के पास मेजर पावर क्या रहता है? मेजर पावर क्या रहता है कि अगर पकड़ ले पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, कोई लॉ बना लिया, एक्ट पास किया, कोई लॉ बन गया है, ठीक है। अब उस लॉ को अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो इसका मतलब होल ऑफ इंडिया में लागू हो जाएगा, पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। अब स्टेट को एक पावर देता है, स्टेट को, इसको कहा जाता है स्टेट अमेंडमेंट, ठीक है। स्टेट अमेंडमेंट क्या होता है कि स्टेट इस लॉ को अमेंड कर सकता है अपने जियोग्राफी के हिसाब से, अपने लोकल एरिया के हिसाब से। समझ में आ रहा है? पकड़ मिनिमम वेजेस में पार्लियामेंट ने बताया कि कम से कम 2100 जो है दिन का होना चाहिए। कलकत्ता में चले गए, कलकत्ता में 2100 स्टेट गवर्नमेंट को कम लग रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा बताओ? इसको इंक्रीज करके 2200 कर देगा, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? तो लॉ बनाओ, पार्लियामेंट में लॉ बना, लेकिन इसको अमेंड करने का पावर रखता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर स्टेट का परिस्थिति जो है वो अलग होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बेसिक तुमको समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। अब बहुत सारे सेंट्रल क्या कहते हैं, जो सेंट्रल लेबर लॉज जो है ना, उसके ऊपर रूल्स बनाने का अधिकार सेंटर खुद जो है स्टेट को दे देता है कि स्टेट तुम रूल्स बनाओ, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे स्टेट के हिसाब से जो रूल्स सही बैठे वो बनाओ, ठीक। ये तुमको पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ चुका है कि कौन किसके पास कितना पावर है, कौन लॉ बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कितना क्या है नहीं है। मेजरली कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये पता चल चुका है। सेंटर स्टेट दोनों बनाते हैं। सेंटर ने पार्लियामेंट से अगर कुछ भी पास हो गया है रिलेटिंग टू लेबर, स्टेट के पास अमेंडमेंट करने का वो पावर रहता है कि उसको चेंज करने का, अपने लोकेलिटी के हिसाब से उसको चेंज करने का पावर रहता है स्टेट। याद रखना, ये हित के लिए होना चाहिए, लेबर्स के हित के लिए होना चाहिए, उनके नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अमेंडमेंट हो सकता है, स्टेट अमेंड कर सकता है, ठीक। अब अपने को ये याद रखना है, अपने को ये पढ़ना है कि द गोल्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन, क्या बताओ? गोल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये हम लोग सीधा नोट्स से करेंगे, ठीक है। नोट्स के पास चले जाते हैं, अपने को देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने देख रखा है, इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने सिखा दिया पूरा, ठीक है। अब देखो गोल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, समझो इस चीज को। गोल क्या है लेबर लेजिस्लेशन का? गोल क्या है कि हम लोग जो ये लॉ बना रहे हैं इसका मकसद क्या है? मकसद, ठीक है। गोल्स एंड वैल्यूज देखो, डिफाइंड इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट एम्स फॉर सोशल ऑर्डर, वेलफेयर एंड प्रिंसिपल्स लाइक, कौन सा? स्टेट एम्स फॉर, स्टेट क्या एम करता है? फॉर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, ठीक है। सोशल ऑर्डर मतलब सोसाइटी में सब कुछ ऑर्डरली तरीके से हो, वेलफेयर के लिए, एंड प्रिंसिपल्स लाइक राइट टू लाइवलीहुड, सबको अधिकार मिले लाइवलीहुड का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। प्रिवेंटिंग वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी एक प्रकार के बिरादरी को सबसे ज़्यादा वेल्थ ना मिले, सबको प्रॉपर तरीके से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मैन एंड वीमेन, अंडरस्टूड। फिर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसे हो, उनके रिगार्डिंग भी लॉज बनने हैं। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिंग चाइल्डहुड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन,
समझ में आ रहा है? युद्ध को, क्योंकि देखो तुमको लगता होगा यार 14 साल नहीं हुआ है अभी तक, 18 साल नहीं हुआ है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बेटा, काम ज़रूर कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो, सब तुमको आगे जाके देखने को मिलेगा। जब तुम देखते हो ना तुम्हारे घर में कभी कभार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं, हाउस हेल्प का काम करते हैं, हाउस हेल्प, बर्तन धो देना, कपड़ा सुखा देना, ये वगैरह। तो ये हाउस हेल्प का काम जो है ये अलाउड है। समझ में आ रहा है? ये अलाउड है, ये कोई पनिशमेंट वो वाला नहीं, पुलिस ऑफिसर आके तुमको पकड़ के लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये हम लोग और डिटेल में समझेंगे, जो जितने सारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स जैसे जैसे करते जाएंगे और डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक? ओके फिर सीधा इधर आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल लेबर लॉ, फंडामेंटल राइट्स। कौन से वो आर्टिकल्स है जो लेबर लॉ में तुमको देखने को मिल जाएगा? पहला है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, फिर आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड इन लेबर, देन आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के नीचे चाइल्ड लेबर। और चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन क्या है कि चाइल्ड लेबर है क्या, हाउस हेल्प का काम कर रहे, क्या वो चाइल्ड लेबर होगा, ये तुमको आगे जाके पता चलेगा। मिस्ट्री जैसा मैंने बना के रखा है, सो दैट पहले जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में बहुत मजा आ जाएगा तुमको एकदम, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या बताया? आर्टिकल 38 कहता है स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 39 में कहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, मतलब इसके रिगार्डिंग भी रूल्स है, आर्टिकल 42 प्रोहिबिशन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब कि कैसे किस कंडीशन में ह्यूमंस काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आर्टिकल 43 राइट टू अ लिविंग वेज, कि मतलब कम से कम इतना तो वेज मिल जाए कि हम लोग अपना लाइवलीहुड चला पाए, फिर आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर लेकर ये लेबर लॉ ड्राफ्ट हुआ है, समझ में आ चुका है? लेबर लॉ में सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे लॉस है, ठीक है? फिर आता है सोशल जस्टिस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अच्छा ये हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है? ये आगे करेंगे हम लोग, सोशल जस्टिस ये सेम चीज है, लिविंग कंसेप्ट, इकोनॉमिक स्फीयर, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ये ज्ञान वाला बात है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा इधर आ जाओ दोस्तों, सीधा इधर आ जाओ। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखो एक बार फटाफट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट्स जुरिस्डिक्शन, मतलब रिट जुरिस्डिक्शन मतलब रिट पावर, ठीक है? रिट पिटिशन फाइल करना। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन, ये सारा जो है तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम रिट फाइल कर सकते हो इन द कोर्ट्स। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का भी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? तुम अगर पीड़ित हो तो तुम कोर्ट जा सकते हो, आंसर है यस, ठीक है? आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स बाय स्पेशल लेवल्स, आर्टिकल 227 हाई कोर्ट हैव सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ऑब्वियसली छोटे कोर्ट्स जो है, छोटे ट्रिब्यूनल्स जो है उनके ऊपर पावर रहता है हाई कोर्ट का, ठीक है? तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 132 इज अलाउड, और आर्टिकल 133 सिविल अपील, ये है सिविल अपील, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, अंडरस्टूड? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है कि तुम हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। अच्छा अब यहाँ से आता है क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है कैन अ ट्रेड यूनियन मूव द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हाँ कहा जाता है कि जा सकते हैं, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट पिटिशन रिट जुरिस्डिक्शन है, फाइल हो सकता है। कैन अ ट्रेड यूनियन मूव द हाई कोर्ट अंडर, मूव टू द हाई कोर्ट होगा, मूव टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू रेड्रेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, आंसर है यस। केस कौन सा है? जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तुमको केस का नाम याद रखना है सिर्फ, जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। समझ में आ रहा है? क्या यूनियन, क्या एक ट्रेड यूनियन
हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन तो इंडिविजुअल नहीं है, एक इंसान नहीं है, ये एक यूनियन है। क्या वो लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं? आंसर है यस, अंडर द केस ऑफ जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रिंसिपल क्या था? इफ लीगल रॉन्ग हर्ट्स अ पर्सन अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट, एनी पब्लिक मेंबर कैन फाइल अ रिट पिटीशन। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई हार्म हुआ, इंडिविजुअल जो है, कोई एक इंसान, एम्प्लॉय कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है, वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, पकड़ लो हाथ पैर नहीं है, या फिर पैसा ही नहीं है उसके पास कि वो कोर्ट जा पाए, क्या यूनियन उसके बिहाफ में जा सकता है? क्या यूनियन उसके बिहाफ में जा सकता है? आंसर है यस, जा सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एंड केस का नाम, ठीक। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स तो ये बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये तुमको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है आर्टिकल 14, क्या कहते हैं इसको? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है बेटा? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हाँ जी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर तुम और हम दोनों जाए लॉ के सामने तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ऐसा नहीं कि तुमको थोड़ा कम ट्रीटमेंट मिल रहा हो या फिर हमको थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट मिल रहा हो, तुमको और हमको दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या है, समझ में आ रहा है? देखो क्या लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं किया है, बहुत बार करके रखे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सब। अच्छा, टू पार्ट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। नेगेटिव प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशंस टू अचीव इक्वालिटी। मतलब एससी एसटी को जो तुमको दिखता है ना कि एससी एसटी को जो थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है सब कुछ में, तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब ये होता है कि वो इक्वली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड रहते हैं, जो आज के डेट में पूरा ऑपोजिट ही हो चुका है। जनरल जो है वो थोड़ा बैकवर्ड है, एंड एससी एसटी जो है वो गाड़ी में घूमते हैं दोस्तों, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। लॉ में बता रखा है कि बेटा इक्वलिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए ये सारा जो है नेसेसरी है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। एससी एसटी को जो है उनको अगर कम मार्क्स में सीट मिल रहा है और तुमको ज़्यादा मार्क्स में 96% में भी तुमको अगर सीट नहीं मिल रहा है, इसका दोष जो है एससी एसटी का नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही इतना ज़्यादा बैकवर्ड है, उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी देने के लिए लाया गया है। ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव इन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर एंड डॉक्टरेट अगर कोई कर रहा है, ठीक है, किसी को अगर सर्जन बनना है, तो वहाँ पे एससी एसटी ये सब देखना वही अच्छा होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे बेटा कोई एससी एसटी वाला अगर पकड़ ले, तेरा डेंटिस्ट निकले और उसको 37% मार्क्स मिला है, उसको पता नहीं तेरा रूट कैनल निकाल के वो फेंक देगा। रूट कैनल पता है ना? रूट कैनल क्या होता है? तेरा जो ये जबड़ा होता है ना, उसके अंदर का जो रूट कैनल है उसको उखाड़ के फेंक देगा अगर वो प्रॉपर तरीके से सीख के नहीं आया तो ये इन सारे क्रूशियल एंड क्रिटिकल एरियाज में जो है ये सारे रिजर्वेशन मैं विश्वास नहीं करता। क्योंकि पकड़ ले कल एक ने एससी एसटी वाले बच्चे ने 37 मार्क्स लाकर पकड़ ले बना दिया है ब्रिज, ठीक है, उससे तुम गुजरने में भी दिल धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वल जो है उसके दिमाग में उतना वो नहीं है, उतना एजुकेशन घुसा नहीं है जितना घुसना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको आगे धकेलने के लिए कुछ रिजर्वेशंस देना नेसेसरी हो जाता है। लेकिन रिजर्वेशंस में भी रिफॉर्म्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी हो चुके हैं आज के डेट में। बहुत सारे होमवर्क्स देने वाला हूँ मैं आर्टिकल्स के ऊपर। मैंने पूरा फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर दिया है इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। सारे के सारे तुम्हारे आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी इंसान जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब हालांकि ये स्टेट से तुम मांग सकते हो, ना कि कोई प्राइवेट एंटरप्राइज से। पकड़ ले मेरा दुकान है, ठीक है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ लड़के काम करेंगे, लड़की नहीं, ठीक है। मैंने लड़की को अपॉइंट ही नहीं किया,
ये मेरा रूल है, ये मेरा प्राइवेट मामला है, ठीक है। तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ये भेदभाव नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ जेंडर। गवर्नमेंट को तुमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना होगा, लड़का लड़की दोनों को जो है तुमको जॉब का अपॉर्चुनिटी देना है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाता है आर्टिकल 16। फिर आता है आर्टिकल 19, एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना। तुमको क्या लगता है ये जो लेबर यूनियन वगैरह जो है बनते हैं वो किसके किसके दम पे बन रहे हैं? आर्टिकल 19(1)(c) के दम पे बनता है, जो कि है राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड यूनियन। क्या ये समझ में आ रहा है? रीड करना इसको। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसका मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू मेडिकल केयर, हेल्थ ऑफ लेबर, सेक्सुअल हेरेसमेंट के ऊपर केस जो है रूल्स बनाना, राइट टू हेल्थ, इकोनॉमिक राइट्स, ये सब राइट जो है तुमको देखने को मिल जाएगा लेबर लॉ में। अंडरस्टूड? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो अपने डिग्निटी के साथ अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करने का, अपने खुद के लाइफ को लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार देता है अपने को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो एक लाइन है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये होता है कि पकड़ ले कोर्ट ने तेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया है कि पुलिस को बोला है कि 24 आवर्स इसके ऊपर निगरानी रखो, तो तुम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते सर मेरा तो राइट टू लिबर्टी है, आप मेरे ऊपर 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकते क्योंकि आर्टिकल 21 मेरे को राइट देता है। तभी कोर्ट तुमको बताएगा कि बेटा देखो ये तुमने सही कहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट चाहे, अगर कोई हमने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए तुम्हारा नोटोरियस बिहेवियर देखते हुए मैंने तुम्हारे लिबर्टी को छीनने का अधिकार मेरे पास है। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक। अच्छा, फिर आता है आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कैसे ना हो, ठीक। जैसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, स्लेवरी, बेगर, पकड़ के तुमको हाथ पैर तोड़ के भीख मांगने के लिए छोड़ दिया रास्ते पे, अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये सब करना प्रोहिबिटेड है, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। देखो चाइल्ड लेबर में क्या है कि देखो नो चाइल्ड बिलो 14 शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, माइन और हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने तुमको दिखाना चाहता था कि कोई फैक्ट्री या फिर माइन या फिर हैजर्डियस जहाँ पे जान का खतरा हो वहाँ पे तुमको काम करने के लिए अलाउड नहीं है। 14 साल के नीचे तक के बच्चे, 14 साल का ऊपर का बच्चा है तो वो जा सकता है फैक्ट्री में काम करने के लिए। अब सुनो एक चीज़ ये है कि हाउस हेल्प वगैरह जो कि 10 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे होते हैं, उनको तुम रख सकते हो, उनको प्रॉपर लाइफ तुम दे सकते हो, अच्छा खाना दे सकते हो, प्रोवाइडेड घर में तुम्हारा हाथ बटा दे काम में, ठीक है। वो सब फोर्स्ड लेबर नहीं है एंड ऑल्सो दैट डज नॉट कम्स अंडर चाइल्ड लेबर। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये है लेबर लॉ का कैसे रेफरेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कैसे लेबर लॉ को सही से लॉ बनाने का रेफरेंस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, वो यहाँ पे देखने के लिए बोला है। ये रीड करना घर में बैठ के, आराम से बैठ के। नोट्स इतना बढ़िया बना दिया है कि इसमें तुमको एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये घर में बैठने वाला चैप्टर, बैठ के पढ़ने वाला चैप्टर है। ये सिर्फ वार्म अप हो रहा है तुम्हारे पूरा लेबर लॉ पढ़ने से पहले, ठीक है। सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 38(1) स्टेट स्ट्राइव्स टू प्रमोट वेलफेयर सिक्योरिंग सोशल, ये हम लोगों ने देखा है आर्टिकल 30। देखो हम लोगों ने देखा है दोस्तों, तुमको लग रहा होगा सर अपने आप बता रहे हो क्या? नहीं दोस्तों, ये हम लोगों ने देख रखा है, ये सब हम लोगों ने देख रखा है। इसी का एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड कर लेना, काफ़ी हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है? इक्वल पे इक्वल वर्क, रीड करना इसको अच्छे से। सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस आर्टिकल 42 स्टेट मस्ट प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अगर तुम बीमार हो तो तुमको छुट्टी मिलना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। ये तुम आगे जाके इसका डेडिकेटेड लॉ पढ़ने वाले हो। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारा छोटा सा झलक दिखाया है। यहाँ पे जो टीजर नहीं होता वो टीजर है। यहाँ पे हम लोग पूरा फिल्म देखने वाले आराम से, ठीक है। लिविंग वेज का मतलब ये होता है कि स्टेट स्ट्राइव्स टू सिक्योर ऑल वर्कर्स वर्क लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लीजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रमोशन होता है इस चीज़ का, ठीक है, ओके।
मोर देन बेयर एसेंशियल। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे तैसे जिंदगी काटना, वो वाला नहीं, इससे ऊपर थोड़ा, मोर देन जस्ट दी एसेंशियल्स। एसेंशियल्स से ऊपर तुम्हारा कमाई होना चाहिए, सो दैट तुमको अगर शाम में जाके मोमो छाव खाना है तो तुम जाके खा के आ सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों ये वाला चीज? वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होगा। आर्टिकल 43 कहता है वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, याद रखना इस चीज का। स्टेट इंश्योर्स वर्कर का पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थ्रू लेजिस्लेचर और अदर मीन्स। रूल्स बनाएंगे भैया, कोई मीटिंग वीटिंग हो रहा है तो उसको लेबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेबर पूरे लेबर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक बंदा जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसको रीड करना है, इसमें क्या रीड करना है मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, इस चैप्टर में है नहीं कुछ। इसको तुमको ये वाला चीज जो है ना, ये बहुत अच्छे से रीड करना है, और नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। एग्जामिनेशन में बाई चांस क्वेश्चन बन गया तो तुमको रिलेट करके लिखना है, वरना इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनने का चांसेस जो है 8 to 9% ही होता है। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं इस चैप्टर में से क्वेश्चन बने, क्योंकि तुम्हारा लेबर लॉ बहुत बड़ा है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना कि यहाँ से। फिर भी एक क्वेश्चन जो है तुमको देखने को मिल भी जा सकता है, तुमको इसको ध्यान में रखना है बस। ठीक, चलो इसको आराम से कर लेना, घर में बैठ के रीड, नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। एंड किसी को अगर हार्ड कॉपी मटेरियल चाहिए, नोट्स देखो तुम कितना बढ़िया है, हार्ड कॉपी मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट से हार्ड कॉपी मटेरियल मंगवा सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं तुमको सारा डिटेल्स शेयर कर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।